Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11's NCERT Indian Constitution at Work and this is chapter 4 Executive. So देखिए इसके पिछले सेशंस में हम पढ़ रहे थे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव्स इन इंडिया और हमने इसमें पढ़ा था अबाउट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में, जो कि एक ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है हमारे देश में और एक किस तरह से हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, एग्जीक्यूटिव सिस्टम में मेजर रोल प्ले करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इन जनरल क्या होता है, हम क्या जानते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होंगे गवर्नमेंट का, उसमें कौन कौन इंक्लूडेड होगा। उसमें होगा प्राइम मिनिस्टर, उसमें होगा प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल, और हमने देखा था कि टू सम सर्टेन एक्सटेंट यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट मिल जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट मिल जाएगा, है ना। और तो और एक और पार्ट होता है विच इज़ द ब्यूरोक्रेसी, जो कि होती है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जो कि इनके पीछे काम करती है ना। सो ब्यूरोक्रेसी क्या है, एक सिविल सर्विसेज, आप इसको समझ लीजिए। एक सिस्टम होता है, एक होता है ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का, ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का एक सिस्टम होगा और एक होगा मिलिट्री सर्विसेज का, जो कि हमारे बॉर्डर्स में होते हैं, है ना। तो इन दोनों के बीच का एक सर्विस होता है विच इज़ कॉल्ड द सिविल सर्विसेज, जो कि सिविल मैटर्स पे, डे टू डे चीज़ों पे ध्यान रखता है। अब जो ट्रेंड और स्किल्ड ऑफिशियल्स होंगे, जो कि परमानेंट एम्प्लॉय की तरह गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, उनके पास क्या काम होता है, उनके पास ये काम होता है कि वो मिनिस्टर्स को असिस्ट करें जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन में उनको हेल्प करें। अब देखिए हमने एक इलेक्शन के वक्त हमने एक बात समझी थी कि जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन का प्रोसेस होता है राइट टू कंटेस्ट में हमने ये समझा था कि हमारे यहाँ किसी भी तरह की एजुकेशनल और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए आपको मिनिस्टर बनने के लिए। अब ये एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए, लेकिन अब मिनिस्ट्री तो होती है बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। अब इतने बड़े बड़े मिनिस्ट्री होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़, एंड बहुत से टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं जहाँ पे आपको पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। तो मिनिस्टर एज अ होल खुद तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, खुद तो इतना एजुकेटेड नहीं हो सकता, स्किल्ड नहीं हो सकता कि वो पूरी की पूरी इतनी बड़ी पॉलिसीज़ बनाए, इतने अच्छे से सिस्टम्स करे। उन्हीं को हेल्प करने के लिए, उन्हीं को असिस्टेंस देने के लिए ये मशीनरी होती है सिविल सर्विसेज, ओके। ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी, ये ट्रेंड और स्किल्ड ऑफिशियल्स होते हैं। ऑल्सो ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। आपको ये बात समझनी होगी कि ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर नॉट परमानेंट। ये 5 साल के लिए होते हैं, उसके पहले भी इनकी पोजीशन डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन ये जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सिविल सर्वेंट्स, ये परमानेंट ही हैं। ये असिस्ट करते हैं मिनिस्टर्स को पॉलिसी फॉर्मेशन में, ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन में भी इनका बहुत हाथ होता है। कैसे होता है वो हम आगे जाके समझेंगे, बट यहाँ पे मिनिस्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पॉलिटिकल कंट्रोल रखे एडमिनिस्ट्रेशन पे। और यहाँ पे हमने इंडिया में हमारे पास एस्टैब्लिश्ड है प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। एट द सेम टाइम ये जो मशीनरी है वो पॉलिटिकली अकाउंटेबल भी है, बट ये इंश्योर किया जा सकता है, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो न्यूट्रल रहे। किस तौर पर न्यूट्रल रहे, पॉलिटिकली न्यूट्रल रहे, है ना। यानी कि वो किसी पार्टी के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ इंक्लाइंड ना हो या फिर टिल्टेड ना हो। अब जैसे कि इस परमानेंट एग्जीक्यूटिव बात की जा रही है ना, तो ये तो परमानेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज़ अ सेक्रेटरी, ठीक है। सेक्रेटरी क्या होते हैं, सेक्रेटरी डायरेक्ट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं। तो ये सेक्रेटरी है और आज की डेट है 2021। अब 2021 में सपोज कीजिए ए पार्टी का जो रूल है वो ख़त्म होने वाला है, यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं 2021 के एंड में, और 2022 से 2027 तक यहाँ पे दूसरी पार्टी रूल कर देगी। यहाँ पे इलेक्शन जीत लिया बी पार्टी ने। अब ये ए जो सेक्रेटरी था, इसको मान लीजिए एक्स एंड वाई, ओके, एक्स एंड वाई पार्टीज। ए जो सेक्रेटरी था वो काफ़ी टिल्टल था एक्स पार्टी के लिए, उसकी आइडियोलॉजीज एक्स पार्टी से बड़ी मैच कर दी थी। बट अगर अब यहाँ पे वाई पार्टी आ जाए तो क्या ये अपने जो फंक्शंस हैं वो फेयरली कर पाएगा, क्योंकि वाई पार्टी से तो अपोज करते हैं इसके आइडियोलॉजीज, वो नहीं कर पाएगा। इसलिए एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये लोग क्या रहें, पॉलिटिकली न्यूट्रल रहें। इसका मतलब है ब्यूरोक्रेसी किसी भी तरह से पॉलिटिकल पोजीशंस में या फिर पॉलिसी मैटर्स में उस पॉलिटिकल पोजीशंस में काम नहीं करेगी। यहाँ पे उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो जो कि फेथफुली एंड एफिशिएंटली पार्टिसिपेट करे पॉलिसी ड्राफ्ट में, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन ब्यूरोक्रेसी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारे यहाँ। ऑल इंडिया सर्विसेज, राइट, स्टेट सर्विसेज,
और कुछ होंगे लोकल गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉयज़, कुछ टेक्निकल और मैनेजरियल स्टाफ्स भी होंगे जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिनको हम PSUs बोलते हैं, उनमें काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको पता था कि जो पार्टीशंस, नॉन पार्टीशंस एंड ब्यूरोक्रेसी जो है, हमारी प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी है, उसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये क्या इम्पोर्टेंस है कि किसी का साइड ना लें, प्रॉपरली इफेक्टिवली काम करें और फेथफुली काम करें और ट्रस्टवर्दी भी हो। ठीक है, इसीलिए उनको ऐसे सिविल मेंबर्स चाहिए थे, सिविल सर्विसेज चाहिए थी जो कि इम्पार्शियली काम करे, है ना, और उनको इम्पार्शियली उनके मेरिट के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाए, किसी प्रेफरेंस के बेसिस पे सिलेक्ट नहीं किया जाए। इसीलिए हमारे यहाँ एग्जामिनेशन होती है UPSC की, दैट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो कमीशन है उसको सेटअप भी इस तरह से किया गया है कि ये भी थोड़ी इम्पार्शियल है। ऑल्सो इसको इस काम के लिए बनाया गया है कि ये क्या करे, रिक्रूटमेंट करे इन सिविल सर्वेंट्स का। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करते हैं और उनकी पोजीशंस को फुलफिल करते हैं। अब स्टेट में भी सिमिलर प्रोविजंस हैं। आपको स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मिल जाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेट का सेपरेट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो। कुछ स्टेट्स में पब्लिक सर्विस कमीशंस जो होते हैं वो जॉइंट भी हो सकते हैं। तो मेंबर्स जो होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशंस के, उनको फिक्स्ड टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। और उनके जो रिमूवल होगा या फिर सस्पेंशन होगा वो टोटली सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उस पर इंक्वायरी करेंगे, तब जाके उनका रिमूवल हो सकता है या फिर सस्पेंशन हो सकता है। हमारे पार्लियामेंट में दलित्स को और आदिवासीज को जो है रिजर्वेशन दिया गया है इन द टर्म्स ऑफ जॉब्स। तो ये बात आपको याद रखनी है, सिविल सर्विसेज में रिजर्वेशन दिया हुआ है दलित्स एंड आदिवासीज को, और तो और वुमेन्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी रिजर्वेशन टू एंड सर्टेन एक्सटेंट दिया गया है। ये जो प्रोविजन है ब्यूरोक्रेसी में, ये इंश्योर करेगा कि रिप्रेजेंटेटिवनेस हो और सोशल इनइक्वालिटीज़ को जो है हटाया जा सके। अभी देखिए, हमने ना जब हम राइट्स पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, एक होता है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यही है रिजर्वेशन कि जो लोग बहुत सारे सालों से इनइक्वालिटीज़ को झेल रहे हैं और इनइक्वालिटीज़ और सोशल लेवल्स की वजह से जिनकी कंडीशंस कुछ इस तरह से हो चुकी हैं कि वो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड पे नहीं आ पा रहे हैं बाकी लोगों से, इसलिए उनको थोड़ा सर्टेन एक्सटेंट स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कि पिछड़ा रह गया है उसका भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। इसी वजह से इसी इनइक्वालिटीज़ को याद रखते हुए यहाँ पर ये जो है सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट में आपको रिजर्वेशन भी देखने मिल जाएगा। सो जो पर्सनस होते हैं UPSC के थ्रू सिलेक्ट किए जाते हैं, ये जो पर्सनल्स होते हैं वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए रिक्रूट किए जाते हैं और इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए रिक्रूट किए जाते हैं, एंड दे आर द मेजर बैकबोन ऑफ द हायर लेवल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी ऑफ द स्टेट। ये बात याद रखनी है कि इनका रिक्रूटमेंट कौन कर रहा है, इनका रिक्रूटमेंट कर रहा है यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन इनका जो पोस्टिंग होगी वो स्टेट में होगी। ये बात आपको याद रखनी है। और टाइम टू टाइम ऐसा भी हो सकता है कि देखो इनकी जो पोस्टिंग है वो स्टेट में हुई है, लेकिन अगर यूनियन गवर्नमेंट को कुछ यूनियन पोजीशंस में इनकी ज़रूरत पड़े तो ये वापस यहाँ पे बुला सकते हैं। अब ये पोजीशन की ज़रूरत कैसे पड़ेगी, ये पोजीशन की ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, फॉर एग्जांपल सपोज कोई मिनिस्ट्री है, उसको कोई सेक्रेटेरिएट पोजीशंस जो है फुलफिल करनी है। सेक्रेटेरिएट पोजीशंस हो सकती है सेक्रेटरी की, जॉइंट सेक्रेटरी की, अंडर सेक्रेटरी की, तो ये लोगों को वापस स्टेट से बुलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर ये जो सेक्रेटेरिएट पोजीशन में अगर इनको रखा जाता है वो टेन्योर सिस्टम पे रखा जाता है, किसी टेन्योर के लिए इनको रखा जाता है, फिर उसके बाद इनको वापस उनके स्टेट में भेज दिया सकता है। सो यहाँ पे यही बात की गई है, IAS IPS ऑफिसर को असाइन किया जाता है पर्टिकुलर स्टेट, वहाँ पे वो काम करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, उनके सुपरविजन के अंदर। लेकिन इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनका अपॉइंटमेंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अपने सर्विसेज में सेंट्रल गवर्नमेंट में ये वापस जा सकते हैं, और रिमूवल भी इनका सिस्टम जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव किए जा सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन से एक बार देख लीजिए सिविल सर्विसेज के, तो यहाँ पे 3 तरह का क्लासिफिकेशन है। ऑल इंडिया सर्विसेज, जहाँ पे आपको मिल जाएगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज इज ऑल्सो देयर। सेकेंड क्लासिफिकेशन है सेंट्रल सर्विसेज का, यहाँ पे आपको इंडियन फॉरेन सर्विसेज मिलेगा और रेवेन्यू सर्विसेज मिलेगा। और तीसरा है स्टेट सर्विसेज, जहाँ पे आपको स्टेट टैक्स ऑफिसर्स मिलेंगे। ओके,
जैसे कि मैंने बात किया कि रिक्रूटमेंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सुपरविजन के अंदर जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिसिप्लिनरी एक्शंस लेगा। इसका मतलब ये है कि जो की एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के सुपरविजन में रहेंगे, लेकिन कंट्रोल किसका रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और तो और अपार्ट फ्रॉम IAS एंड IPS ऑफिसर्स जो कि UPSC रिक्रूट करता है, अपॉइंट करता है, कुछ ऐसे भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के थ्रू रिक्रूट किए जाएंगे। वो क्या करेंगे? वो स्टेट में काम करेंगे। सो ब्यूरोक्रेसी क्या हो गया? एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसकी वजह से वेलफेयर पॉलिसीज गवर्नमेंट की जो होती हैं वो लोगों तक पहुंचती हैं। दो काम होते हैं इनके, एक तो क्या करना? असिस्ट करना गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने में, और एक होता है इम्प्लीमेंटेशन में, है ना, ग्राउंड लेवल पे। और यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाए ब्यूरोक्रेसी में तो पॉलिटिशियंस का हैंड काफ़ी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी में आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंट मशीनरी बनाई है इसी चीज़ को रोकने के लिए। रिक्रूटमेंट की एक इंडिपेंडेंट मशीनरी बनाई है, और लोगों को लगता है कि अभी भी ऐसा कुछ सिस्टम है कि जो सिविल सर्वेंट्स है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से दूर नहीं है, कई हद तक वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के जाल में आ ही जाते हैं। इसीलिए ये भी इट इज़ ऑल्सो फेल दैट द इनफ प्रोविजंस आर नॉट देयर टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी टू द सिटीजन्स। सो इसी वजह से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो कुछ सिस्टम है ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI, ये जो सिस्टम्स हैं वो कुछ ऐसा सिस्टम स्टार्ट करेंगे जिससे थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल ब्यूरोक्रेसी बन पाएगी। ठीक है, दीज ऑल आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नेंस। सो गाइज, आज का सेशन हो गया एंड ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो गया। आई होप आपको जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है उसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। ये है क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे बोला जा रहा है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड इज प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। तो देखिए दोनों में से कोई भी आंसर, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है ऑफिशियली इट इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर, ये बात हमने नहीं पढ़ी है, मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन नहीं होता सिविल सर्विसेज बोर्ड का। इट इज़ यूजुअली द हेड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी विच इज द कैबिनेट सेक्रेटरी। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। तो देखिए मैं आपको एक छोटा ओवरव्यू देती हूँ। एक होते हैं हमारे MPs, ठीक है, पार्लियामेंट में बहुत सारे MPs होते हैं, है ना, MPs बहुत सारे होते हैं, लेकिन MPs के ऊपर होते हैं कुछ छोटे नंबर्स में, यानी कि इनकी टोटल पॉपुलेशन का 15% जो कि होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये कुछ कम लोग होंगे। अब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेजर डिसीजन लेते हैं ऐसा हमने पढ़ा, लेकिन इसके ऊपर भी होता है एक टर्म जो कि होती है कैबिनेट। ठीक है, तो एक कैबिनेट होती है जो मेजर मिनिस्ट्रीज इसके अंदर होती हैं। मिनिस्ट्रीज लाइक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इस तरह की मिनिस्ट्री मेजर मिनिस्ट्री होती हैं। और हमारे यहाँ से मेजर पॉलिसी डिसीजंस कैबिनेट ही लेता है। इसके ऊपर हेड करेगा कौन? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मेजर डिसीजन प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ही लेते हैं। अब इनको असिस्ट करने के लिए क्या होते हैं? सेक्रेटरीज होते हैं। तो यहाँ पे इनके अंदर भी लोग काम करेंगे। इनके अंदर कौन काम करेंगे? सेक्रेटरीज काम करेंगे, और इनके अंदर होंगे सेक्रेटरीज। इनका भी एक हेड होता है विच इज नोन एज कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, और एक कैबिनेट सेक्रेटरी होता है मेजर ब्यूरोक्रेसी का हेड माना जाता है। इसीलिए आपको सिविल सर्विसेज बोर्ड का चेयरमैन कौन मिलेगा? कैबिनेट सेक्रेटरी। और ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो आपकी ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दीज पॉइंट्स। तो आज के सेशन में हमने फिनिश कर लिया परमानेंट एग्जीक्यूटिव। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, you can subscribe to our YouTube channel for more videos and updates. Also, download our Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance. And Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आपको अपनी बुक्स चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से या फिर वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।